हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और आपको पता है कि मिड टर्म एग्जाम्स या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आप इसमें स्कोर नहीं करते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर भी 11th का अच्छा नहीं बनता और आप फेल तक भी हो सकते हो। चलिए फिर देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो कि है @class11ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ सारी मिलती रहेंगी। और अगर कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, राइटिंग इन सिटी लाइफ, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी कि मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये हमें एक्सप्लेन करना है एविडेंस देते हुए। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पुराना जो राइटिंग का सिस्टम है वो मेसोपोटामिया में अराउंड 3200 BC में स्टार्ट हुआ था, और वो हुआ था उरूक नाम की जगह पे। ठीक है, तो अब अपने को प्रूफ क्या मिलते हैं, एविडेंस क्या है हमारे पास कि ये हुआ था। तो सबसे पहले है क्ले टैबलेट्स एंड पिक्टोग्राफ्स। तो सबसे पहले क्या होता था कि मान लो एक टैबलेट होती है मिट्टी की, इसके ऊपर साइंस बनाए जाते हैं, इसके ऊपर पिक्चर्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी के ऊपर जो है नंबर्स लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब है राइटिंग का सारा काम क्ले टैबलेट्स के ऊपर होता था। ठीक है, और इसी को क्या किया जाता था, यूज टू रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ गुड्स। इसमें सामानों की लिस्ट लिखी जाती थी। जो क्ले होती है उसके ऊपर सामान कौन कौन सा है वो सब लिखा जाता था, कि मतलब ऑक्सन, फिश, ब्रेड, यानी कि ये सारी चीजें, बैल, मछली, ब्रेड, कितनी चीजें कितनी क्वांटिटी में पड़ी है, ये सारी की सारी लिस्ट इस पे बनाई जाती थी। इसके अलावा राइटिंग सिस्टम में क्या होता था, रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। जैसे जैसे मेसोपोटामिया में ट्रेड की ग्रोथ होती है और टेम्पल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, तो राइटिंग सिस्टम से सामान को ट्रैक करना, ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखना, इससे क्या है कि बहुत हेल्प मिली, क्योंकि अपन अब लिख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें, जो भी सप्लाईज हैं, कौन सा सामान बेचा, कौन सा सामान आया, ये सारी की सारी चीजें अब हम लिख सकते हैं एक जगह पे। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट 2600 BC। हुआ क्या था, जो कोई भी लैंग्वेज आप लिखते हो तो उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो वो जो स्क्रिप्ट होती है उसको कहा गया है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इसमें क्या है कि वेज शेप्ड साइंस बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये साइंस यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये साइंस बनते थे। ठीक है, और हर मिट्टी की टैबलेट पे लगभग यही साइंस मिले हैं अपने को, और हर किसी का अपना एक मीनिंग है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है अब हमारे पास, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एविडेंस ये है कि थाउजेंड्स ऑफ क्ले टैबलेट्स मिली हैं अपने को, बहुत सारी। इस पे राशन की लिस्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की इंस्क्रिप्शंस हैं, और कुछ कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज वाली टैबलेट्स भी मिली हैं जिसपे कहानियां वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये सारे एविडेंस हैं जो हमें बताते हैं कि राइटिंग सिस्टम का यूज होता था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल और लिटरेरी पर्पसेस के लिए, यानी कि किताबें वगैरह लिखने के लिए भी होता था। तो ये अपने पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया भाई आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिटी मारी वॉज एन इंपॉर्टेंट अर्बन ट्रेड सेंटर, एक्सप्लेन। मारी टाउन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मारी वॉज बिल्ट ऑन द यूफ्रेट्स रिवर। तो ये ऐसा शहर है जो कि यूफ्रेट्स रिवर के ऊपर बना हुआ शहर है, लोकेटेड बिटवीन सदर्न मेसोपोटामियन सिटीज। एक तो ये साउथ में पड़ता है, और यहाँ पे तुर्की के जो पहाड़ हैं वो भी इसी के आसपास है, सीरिया, लेबनान वगैरह का एरिया। तो ये एक ऐसा एरिया हो गया जो ट्रेड का हब था। कहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया एरिया है जहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा मारी टाउन में रिवर ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। बोट्स कैरिंग गुड्स, सामान लेके आती थी नाव। क्या क्या सामान होता था, जैसे लकड़ी, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये सारी की सारी चीजें
जो कि ट्रेड इनका हुआ करता है, वो आती हैं और मारी में रुकती हैं और उसके बाद उसको एक बोट के अंदर जो है डाला जाता है और वो ले जाया जाता है ट्रेड के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक सिंगल बोट में लगभग 300 जार आप रख सकते हो वाइन की बोतलों के, क्योंकि वाइन का ट्रेड बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई एक नाव में 300 वाइन के जार्स भी रखे जा सकते हैं। और क्या है, कस्टम्स एंड टैक्सेस। तो जब नाव वगैरह मारी पर रुकती थी तो जो ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं जो कार्गो है, जो सामान है, और 10% का टैक्स लगाते हैं सामान के ऊपर, तभी वो आगे सामान ले जा सकती है नाव। तो यहाँ से भी इनकी कमाई होती है। तो इससे क्या है, मारी को वेल्थ मिलती है, पैसा। मेटल्स एंड ब्रॉन्ज। तो मारी वॉज सेंट्रल इन द ट्रेड ऑफ कॉपर। कॉपर का ट्रेड बहुत ज्यादा होता था भाई मारी में, अगर मैं आपको बताऊं, और टिन का, ठीक है, विच वर कंबाइंड टू मेक ब्रॉन्ज। दोनों को जोड़कर ब्रॉन्ज बनता है, जो कि टूल्स और वेपन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मारी में ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। इवन दो मारी कोई वहां पे मिलिट्री वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसका ट्रेड इतना अच्छा था जो कि उसको एक प्रॉस्परस सिटी बनाता है, जो कि उसको एक ऐसी सिटी बनाता है जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिटी उर इन मेसोपोटामिया लैग्ड टाउन प्लानिंग एक्सप्लेन। तो जो उर शहर है वहां टाउन प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, वहां की जो गलियां हैं बहुत नैरो है, पतली है, विंडिंग स्ट्रीट्स हैं। तो द स्ट्रीट्स ऑफ उर, जो उर टाउन है, वो मेड लाइक नैरो, एकदम मैं आपको बताऊं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गलियां, पतली पतली सी, कोई गली कहीं से भी आ रही है। तो ये सिस्टम है वहां पे। और जो सामान यहाँ से लाया जाता था वो गधों पर लाद के लाया जाता था, डंकीज के ऊपर। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जैसे आप 12th में पढ़ोगे, जब आप मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन पढ़ोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडिया की थी, वो हमारे पास इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां, ड्रेन का मतलब होता है गंदा पानी निकालने की व्यवस्था, निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। इन लोगों के पास कोई ड्रेनेज प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो हर घर में अपना नाला होता था और एक स्लोपिंग रूफ होती थी, रूफ ऐसे स्लोप बना होता था गली की तरफ। ठीक है, पाइप होते थे छोटे छोटे, और मतलब गंद जमा रहता था उनमें, कोई पानी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, कूड़ा फेंकने की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग क्या करते थे, अपने घरों का कूड़ा सीधा उठाकर गलियों में फेंक देते थे। कोई कूड़े की सही से व्यवस्था नहीं है। ओवर द टाइम मैं आपको बताऊं, जो गलियां हैं उनमें लेयर्स जमा होती गई कूड़े की, इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया। टू स्टॉप वाटर एंड डर्ट एंटरिंग होम्स, हाउस एंट्रेंसेस हैड टू बी रेज्ड रिपीटेडली। तो पानी घरों में ना घुसे, इसलिए घरों के लेवल्स को लगातार ऊपर उठाया जाता था जितना ज्यादा हो सकता है। लैक ऑफ अर्बन डिजाइन, कोई प्लान्ड लेआउट नहीं था, कोई मैप नहीं बना हुआ था। जो ये उर है ना, ये बिल्कुल बेकार शहर था, कोई इसका प्लानिंग का कुछ भी नहीं है। लाइट केम ओनली फ्रॉम डोरवेज एंड कोर्टयार्ड, सिर्फ आंगन और दरवाजे से लाइट आती थी, अदरवाइज कोई विंडो वगैरह भी नहीं होती थी। तो आप ये मान के चलो कि बहुत ही ज्यादा बेकार शहर था जो उर शहर था। टेम्पल्स वर इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर एक्सप्लेन। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है जो मेसोपोटामिया में टेम्पल्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो, टेम्पल रिलीजियस सेंटर होते थे और टेम्पल्स को भगवानों का घर माना जाता है। लोग जो है मून गॉड, ठीक है, इनाना जो कि एक गॉडेस है लव एंड वॉर की, इनकी पूजा किया करते थे लोग। लोग इनको ग्रेन्स यानी कि और कर्ड यानी कि दही, फिश, ये सब चढ़ावा देते थे, ऑफरिंग्स, है ना। और आर्किटेक्चर की बात करूं अगर मैं, जो मंदिर होते थे तो उनको मिट्टी की ईंटों के ऊपर बनाया जाता था। पहले टेम्पल्स छोटे छोटे होते थे, बाद में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, बड़े बड़े रूम्स बन गए, कोर्टयार्ड बन गए और डेकोरेशन वाली दीवारें बनने लगी। और अगर मैं आपको बताऊं, जो इनका पैटर्न होता है वो जिगजैग पैटर्न में इनको मंदिरों को बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से ये मंदिर दिखते हैं इनके। ठीक है, तो ये आप याद रखना। मंदिर इकोनॉमिक सेंटर्स भी होते हैं, रिलीजियस सेंटर तो है ही है, ये तो आपको पता है। टेम्पल्स में अगर मैं आपको बताऊं, टेम्पल्स के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी, प्रॉपर्टी, खेत होते थे, फिशरीज होती थी, एनिमल हर्ट्स होते थे, बहुत सारे जानवर होते थे, और लगभग सारी प्रॉपर्टी इनके पास होती थी। इसके अलावा जितना भी सामान, जो जैसे अनाज को पीसने का काम होता है, और चक्की वगैरह जो होती है, सिलाई का काम होता है, ऑयल प्रेसिंग का काम होता है, ये सब मंदिर के अंडर में होता था, टेम्पल वाले खुद करवाते थे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स। जो मंदिर होते हैं ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के हब माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले लोग होते थे, क्राफ्टमैन यानी कारीगर वगैरह, फार्मर्स, मर्चेंट्स, व्यापारी वगैरह, स्क्राइब्स जो लिखते हैं। तो कहने का मतलब है मंदिर इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट निकालता था, इन सब लोगों को रोजगार मंदिर से ही मिलता था। और यह मंदिर में क्या है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, कितना खाना आया, कितना खाना बेचा, कितना राशन किसको देना है, सब कुछ। तो एक एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट मिली है क्ले टेबलेट पे लिखी हुई, जिसपे सब लिखा है कि कितना जो ग्रेन है, अनाज है, बियर है, ब्रेड है, मछलियां हैं, वर्कर्स को कितना दिया गया, कितना बचा, यानी कि सारा रिकॉर्ड मंदिर के पास जो है वो रहता था। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, बोथ लोकल एंड वॉर कैप्टिव्स वर मेड टू वर्क फॉर टेम्पल्स एंड रूलर्स। मैं आपको बताऊं कि लोकल लेवल पे भी और वॉर में लड़ने वाले भी लोगों को रिक्रूट किया जाता था, जो कि लड़ते थे टेम्पल और रूलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आपको बताऊं, वर्कर्स को पैसा कैश में नहीं दिया जाता था, तो बदले में अनाज, ऑयल और कपड़े दिए जाते थे। पॉलिटिकल रोल की बात करूं तो मंदिर जो है भाई वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाली चीज है, मंदिर के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और टेम्पल्स प्रोवाइडेड लीडर्स विद वेल्थ एंड प्रेस्टीज। मंदिरों से ही बहुत सारे नेता भी बनकर निकले, और सक्सेसफुल वॉरियर्स एंड चीफ्स डोनेटेड वॉर बूटी टू टेम्पल्स। जो बड़े बड़े वॉरियर्स होते थे, चीफ होते थे, जब वो कोई लड़ाई जीत के आते थे तो वो लूटा हुआ माल, बहुत बड़ा बड़ा जो पैसा होता है, जो खजाना है, वो मंदिरों में आके देते थे। तो इससे क्या है, उनका सोशल स्टेटस भी ऊपर हो जाता था। अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो उरुक जैसे शहर हैं वो तो मंदिरों के ही आसपास ग्रो हुए हैं, ठीक है, बीच में मंदिर और मतलब चारों तरफ उरुक शहर। तो टेम्पल से क्या होता है, लोग आसपास रहते हैं, कम्युनिटी बनती है, शहर बनता है, अर्बनाइजेशन होता है। तो टेम्पल्स जो है वो लर्निंग के भी सेंटर होते हैं, लोग वहाँ सीखने जाते हैं। टेम्पल्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाता है। टेम्पल्स में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूर्तियां होती हैं, जो कि इंपोर्टेड स्टोन से बनाई जाती थी, बाहर से पत्थर मंगवा के, और कलरफुल क्ले कोन मोजेक्स होते थे दीवारों के ऊपर, यानी कि कलरफुल डिजाइन्स, आर्ट बना होता था दीवारों के ऊपर, जो बहुत सुंदर लगता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। दुनिया को मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या दिया है, हमको इनसे क्या मिला है। तो सबसे पहले तो राइटिंग सिस्टम इन्होंने हमें दिया है। मेसोपोटामियंस लोगों ने ही इन्वेंशन किया था वर्ल्ड की पहली राइटिंग सिस्टम का, अराउंड 3200 BC। ठीक है, सबसे पहले लिखने का काम यहीं पे स्टार्ट हुआ था। यूनिफॉर्म वाली जो इनकी स्क्रिप्ट होती थी, जो कि क्ले टेबलेट्स पे लिखी जाती थी, इस पे रिकॉर्ड लिखे जाते थे, कानून लिखे जाते थे, लिटरेचर लिखा जाता था, रॉयल इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। पहला कंट्रीब्यूशन जो है वो है राइटिंग का सिस्टम, जो इन्होंने हमें दिया। फिर मेसोपोटामिया ने हमें लिटरेचर और एपिक्स भी दिए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जैसे द एपिक ऑफ गिलगेमिश, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट, दुनिया का वन ऑफ द सबसे पुराना लिटरेचर लिखा हुआ, वो हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा मिथ्स, पोम्स, रिलीजियस हेम्स, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। मैथमेटिक्स भाई इन्होंने हमें दी हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो हम आज डिवीजन करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। इसके अलावा जो पूरा का पूरा सिस्टम जो ये टाइम का है, 12 महीने, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका दिन में 24 घंटे होना, 60 मिनट होना, 60 सेकंड होना, ये सब इन्होंने ही हमें बताया है। टाइम डिवीजन जिसे हम कहते हैं, 12 महीनों में डिवाइड करना, 24 घंटों में दिन को बांटना, 60 मिनट में 1 घंटे को बांटना, ये आज भी तो हम यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे भी बहुत मेहनत करी है, ये आसमानों को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते थे, और सूर्य और चंद्रमा की जितने भी ग्रहण वगैरह लगते हैं, पोजीशंस होती हैं, उसको अच्छे से नोट डाउन करते थे। और एस्ट्रोनॉमी को ये अपना समय के साथ जोड़कर, कैलेंडर के साथ जोड़कर रखते थे। ठीक है, इसके अलावा अर्बनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसको आप यहीं तक कर लो, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है, ये इन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया है। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे रोमन एम्पायर वाला, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोमन एम्पायर वाज अ डाइवर्स एम्पायर एट कल्चरल लेवल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो क्या रोमन एम्पायर में कल्चरल डाइवर्सिटी थी?
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बिल्कुल थी भाई, रोमन एम्पायर में यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स, एशिया के बहुत सारे पार्ट्स, नॉर्थ अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट आता था। तो इसमें अलग अलग रेसेस, ट्रेडिशंस और कम्युनिटीज़ भी रहती होंगी। तो सिंपल सी बात है भाई, डाइवर्सिटी तो थी। लैंग्वेजेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो रोमन एम्पायर में लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती थी वेस्टर्न प्रोविंस में। मान लो अगर ये पूरा रोमन एम्पायर है तो उसके वेस्ट साइड में लैटिन यूज़ होती थी। इसके अलावा ये जो ईस्ट साइड वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे आपकी ग्रीक लैंग्वेज यूज़ होती थी। ठीक है, यहाँ पे ग्रीक और यहाँ पे लैटिन। इसके अलावा कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी होती थी, जैसे अरामाइक लैंग्वेज है तो ये इजिप्ट के आसपास, ट्यूनिक और बर्बर लैंग्वेज नॉर्थ अफ्रीका के आसपास, ठीक है, सेल्टिक लैंग्वेज स्पेन और नॉर्थ वेस्ट यूरोप के आसपास। इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं क्योंकि इतने सारे लोग रहते थे ना भाई यहाँ पे। अगर लोग ना रहते होते तो लैंग्वेजेस भी शायद ना बोली जाती। और रिलीजन की बात करूँ तो बहुत सारे भगवानों की पूजा होती थी, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, और बाद में इस्लाम भी आ गया था ईस्ट साइड में। ड्रेस और फूड कस्टम्स की बात करूँ तो लोकल ट्रेडिशंस अभी भी कंटिन्यू थे। कपड़े इनके पहनने का अपना एक अलग तरीका था, खाना, इनकी लाइफस्टाइल, ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी तो है। ठीक है, ये आप मान के चलो। अगला क्वेश्चन है, राइट द अचीवमेंट्स ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्या क्या किया है? सबसे पहले रिलीजन का इसका काम था। क्रिश्चियनिटी को इसने ऑफिशियल रिलीजन बनाया रोमन एम्पायर का। ठीक है, ईसाई धर्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाया। इकोनॉमी की बात करें तो इसने इकोनॉमी में क्या किया? नए सिक्के इंट्रोड्यूस करे सोने के, जिसको सोलिडस कहा जाता था। यानी कि नए सिक्के इसने बनाए सोने के, जो कि एक स्टेबल करेंसी बनी और रोमन एम्पायर के बाद के टाइम में भी चलती रही। तो मान के चलो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। इसने एक नई कैपिटल बनाई, फाउंडेड कॉन्स्टेंटाइनोपल, मॉडर्न इस्तांबुल है जो आज की डेट में, वो इसकी कैपिटल सिटी थी। और अपना खुद का सीनेट था, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स का पूरा एक ग्रुप था, और इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था। ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी की बात करें तो इसने रिफॉर्म्स करे इतने ज़्यादा जिससे कि रोमन एम्पायर की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, रोमन एम्पायर प्रॉस्परस बना, रोमन एम्पायर में लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड हुआ इन्हीं के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3rd सेंचुरी क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के टाइम पे 230 से लेकर 280 सी का जो टाइम था, ये 3rd सेंचुरी का टाइम था। ये सीरियस एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला टाइम था मान के चलो, क्योंकि इस टाइम पे एक्सटर्नल इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा हुए। ये रोमन एम्पायर है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट साइड पे ससानियन डायनेस्टी जो थी ईरान की, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, ठीक है, अटैक करते हुए। और शाहपुर वन जो एक राजा था, उसने रोमन आर्मी को हराया, 60,000 आर्मी को, और एंटीओक जो ईस्टर्न साइड की कैपिटल थी रोमन एम्पायर की, उसको कैप्चर कर लिया। फ्रॉम द नॉर्थ एंड वेस्ट, अब ये जो नॉर्थ वाला एरिया है और जो वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे जर्मनिक ट्राइब्स जो कि एक ट्राइबल ग्रुप्स थे, अलमानी, फ्रैंक, गोथ, ये लगातार इन्वेड कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से ईरान वाले इन्वेड कर रहे हैं, यहाँ से जो है जर्मनिक ट्राइब वाले इन्वेड कर रहे हैं। तो लगातार रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा एरिया जाता रहा और जाता रहा। आई होप समझ में आया होगा आपको। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, 25 एम्परर चेंज हो गए 47 ईयर्स में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एम्परर्स वर शॉर्ट लिव्ड और मोस्टली बिजी फाइटिंग ऑन फ्रंटियर्स। राजा का काम होता है सरकार चलाना, पर वो करने की बजाय या तो राजा की ज़्यादा उम्र ही नहीं होती थी, या वो हमेशा फ्रंटियर्स पे लड़ते ही रहते थे इस टाइम पे। इकोनॉमिक स्ट्रेन बहुत पड़ गया, लगातार जब वॉर्स होती हैं, इन्वेजन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली भाई आपकी इकोनॉमी, आपके रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं, आपका खजाना सारा। तो आपका अच्छा खासा फर्टाइल लैंड भी आपने हरा दिया, ट्रेड रूट्स आपके वीक हो गए, तो आपका एम्पायर क्या करेगा? ये क्राइसिस ही तो है, और क्या है। ओवरऑल बहुत सारी टेरिटरी इसने खो दी, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई क्योंकि बार बार एम्पायर चेंज हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि रोमन हिस्ट्री में आप कह सकते हो कि टर्निंग पॉइंट है, डिक्लाइन ऑफ इटली एंड राइज ऑफ प्रोविंसेस। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है, डिक्लाइन हो रहा है इनके एम्पायर का, छोटे छोटे प्रोविंसेस आ रहे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर। देखो भाई, रोमन एम्पायर में स्लेव्स होते थे और वर्कर्स भी होते थे, आपको पता है, तो बहुत ही कॉमन है ये। उस टाइम पे मेडिटेरेनियन जो एरिया है आपका बीच वाला, वहाँ पे रखते थे लोग स्लेव्स वगैरह।
रिपब्लिकन इटली की बात करूं तो स्लेव्स वर एवरीवेयर, हर जगह। और एक राजा था अगस्टस। आउट ऑफ 7.5 मिलियन पीपल जो इटली में रहते थे उसमें से लगभग 3 मिलियन तो स्लेव्स थे सिर्फ। सोचो, गुलाम जिनसे सारे काम करवाए जाते हैं। स्लेव्स को खेतों में काम करवाया जाता था, फैक्ट्री में करवाया जाता था, घर का काम कराया जाता था, बिजनेस मैनेज करवाया जाता था, और कंडीशंस बहुत हार्श थी। जब खेती करने ये लोग जाते थे और माइंस में या फैक्ट्रीज में, तो बहुत ही ज़्यादा थक जाने वाला काम होता था, थकान वाला, और खतरनाक बहुत होता था। तो बहुत से पीजेंट्स और पुअर फैमिलीज जो थे वो कर्ज में चले जाते थे, इससे बॉन्ड करवाया जाता था, और उसमें इनको बहला फुसला कर इनको जबरदस्ती बंदी बनाकर ले जाया जाता था। उनके बच्चों को भी काम करवाया जाता था। कभी अगर आप भाग जाओगे तो आपको क्रिमिनल कह दिया जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वॉर्स वगैरह कम हुई तो क्या हुआ कि जो स्लेव्स की सप्लाई थी वो कम हो गई, और लैंड ओनर्स बिगेन यूजिंग चीपर वेज लेबर इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग एक्सपेंसिव स्लेव्स, क्योंकि इन स्लेव्स का खर्चा बहुत आता है इनको मेंटेन करने में। तो अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा तो इनको लोगों ने हायर करना बंद कर दिया, और लोगों ने दिहाड़ी मजदूरों को लेना शुरू कर दिया जो सस्ते में काम करते थे, वो ज़्यादा बढ़िया थे। फिर होता क्या है, वर्कर्स एंड वेज लेबर। वेज लेबर होते हैं दिहाड़ी मजदूर। ये पब्लिक वर्क जितना भी होता है, एग्रीकल्चर, मजदूरी, और ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, इन सब में मजदूरों को यूज़ किया जाने लगा। एग्जाम्पल, एम्परर एनेस्टेशियस जो थे लेट 5th सेंचुरी में, बिल्ट द सिटी ऑफ दारा इन जस्ट 3 वीक्स बाय पेइंग हाई वेजेस। सिर्फ 3 हफ्तों में दारा नाम से जो शहर है वो बनाया था, क्योंकि अच्छी खासी दिहाड़ी दी थी मजदूरों को। एविडेंस एक और मिलता है इजिप्टियन पपायरी से, जो कि लिखा जाता था, ये भी एक सोर्स है, एंशिएंट सोर्स है। दिखाता है कि वेज लेबर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई थी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया में, यानी कि दिहाड़ी मजदूरों का ट्रेंड आ गया था। ओके। रोमन आर्मी वॉज द की इंस्टीट्यूशन ऑफ द रोमन एम्पायर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या आप मानते हैं कि रोमन आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छी थी? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये बैकबोन थी। अगर आर्मी को हटा दो तो रोमन एम्पायर कुछ भी नहीं था, क्योंकि डिसिप्लिन इतना था यार। 4th सेंचुरी तक आते आते रोमन आर्मी जो थी 6 लाख से लगभग क्रॉस कर रही थी सोल्जर्स, जो कि बहुत बड़ी आर्मी मानी जाती है। सोल्जर्स को कम से कम 25 साल तक तो रहना ही रहना है आर्मी में, आपको काम करना ही करना है 25 साल तक मिनिमम, ठीक है। और प्रोफेशनलिज्म था आर्मी में। आप देखोगे पर्शिया वगैरह में वहाँ की आर्मी कंस्क्रिप्टेड होती बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे किसी को भी भर लिया। लेकिन यहाँ पे रोमन एम्पायर में जो आर्मी होती थी वो पेड प्रोफेशनल्स होते थे, पैसे देकर उनको रखा जाता था, जो बहुत रिलायबल था और बहुत इफेक्टिव भी था। पॉलिटिकल पावर, द आर्मी कुड मेक और अनमेक एम्परर्स। आर्मी इतनी पावरफुल है, वो चाहे तो राजा बनाती है, चाहे तो राजा हटा भी सकती है, इतनी पावर है आर्मी के पास। एग्जाम्पल, द ईयर ऑफ 4 एम्परर्स 69 CE, ये दिखाता है कि कैसे कैसे का कंट्रोल ऑफ आर्मी डिसाइडेड सक्सेशन। अ रूलर सक्सेस लार्जली डिपेंडेड ऑन आर्मी सपोर्ट। कोई भी राजा है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये उसकी आर्मी बताएगी। लड़ने तो आर्मी जाएगी ना, राजा तो लड़ेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि एक बारी तो 4 एम्परर्स बदल गए थे। एक्सपेंशन एंड डिफेंस, द आर्मी एक्सपेंडेड रोम्स फ्रंटियर्स। देखो आर्मी की वजह से ही, मान लो इतना रोमन एम्पायर है तो आर्मी ने बढ़ा के उसको इतना किया होगा, ठीक है। और लगभग यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया, 3 कॉन्टिनेंट्स तक अगर रोमन एम्पायर फैला तो उसका रीजन था इसकी आर्मी। सोल्जर्स डिमांडेड पे एंड बेनिफिट्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेट फाइनेंसेस, तो दे ऑल्सो वर्कड ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक रोड। अब सोल्जर से और जगह भी काम करवाया जा रहा है, फोर्ट बनाने में, टाउन बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में। तो कहने का मतलब है सोल्जर्स को तो भाई पैसा भी चाहिए, तो इससे क्या होगा, इनका इकोनॉमिक रोल भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई ये पैसे वाले हैं, फ्री वाले नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोविंसेस, ओवर द टाइम क्या हुआ, मोर सोल्जर्स एंड कमांडर्स केम फ्रॉम प्रोविंसेस आउटसाइड इटली। हुआ क्या, एक टाइम बाद इटली के बाहर से सोल्जर्स वगैरह आने लगे, ठीक है, और कमांडर्स आने लगे। तो दिस स्प्रेड रोमन सिटीजनशिप एंड कल्चर, स्ट्रेंथनिंग यूनिटी इन द एम्पायर। तो बाहर से भी जब लोग आने लगे तो और ज्यादा यूनिटी बनी एम्पायर में, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर 3 की तरफ लेके चलता हूं, जो कि हमारा नोमैडिक एम्पायर्स। तो नोमैडिक एम्पायर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगा, देखते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज कन्फर्ड अपॉन फॉर डिक्लेयरिंग चंगेज खान एज मंगोलियंस लीडर। कौन सा टाइटल लिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन ईयर 1206
अ ग्रेट असेंबली ऑफ मंगोल चीफटेंस, जो मंगोल्स के चीफ होते थे उनकी एक असेंबली हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जिसको कुरलतई कहा जाता है। वहां पे तेमुजीन, जो चंगेज खान के बचपन का नाम था, चंगेज खान को सुप्रीम लीडर माना गया मंगोल्स का, और इसका नाम चंगेज खान दिया गया, जिसको यूनिवर्सल रूलर कहा गया। पहले इसके बचपन का नाम तेमुजीन था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। What was the name of the tax nomadic people used to the contribution of a tenth of their horses and other livestock? वो टैक्स का नाम बताना है आपको। तो वो टैक्स का नाम है कुबकुर। कुबकुर का मतलब है एक ऐसा ट्रिब्यूट आप दे रहे हो कि आप 1/10 अपने घोड़े का अब इससे कुछ हिस्सा दे रहे हो जानवरों का, जो चंगेज खान को जाएगा, जो वो अपनी आर्मी में चाहे कहीं भी यूज करे, ये आप टैक्स के रूप में उसको दे रहे हो। ठीक है। एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान्स आर्मी एंड ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इट्स सक्सेस। चंगेज खान की आर्मी ने क्या क्या सक्सेस हासिल करी। देखो अचीवमेंट, सबसे पहले बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कॉन्क्यर किया। जो मंगोल आर्मी थी वो बहुत बड़ा लार्जेस्ट लैंड एम्पायर बनाती है हिस्ट्री का, चाइना से लेके और ईस्ट यूरोप तक, पर्शिया तक, वेस्ट तक, सब जगह पे बड़े बड़े किंगडम्स को हराया है यहाँ के लोगों ने। कॉन्कर्ड द नदर्न चाइनीज स्टेट, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, ठीक है, और फिर रशिया तक भी ये पहुंच गए थे, ईस्टर्न यूरोप तक भी पहुंच गए थे। बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मीज को इन लोगों ने हराया। एंड क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड एम्पायर, और इसके बाद बना एक यूनिफाइड एम्पायर, जो बहुत ही बड़ा एम्पायर बना, मंगोल एम्पायर। तो आर्मी ने ही मदद करी चंगेज खान की कि सारे के सारे नोमैडिक जो मंगोल लोग थे वो एक साथ आ गए चंगेज खान की एक आवाज पे, क्योंकि उसकी आर्मी में यूनिटी थी। स्प्रेड ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, आर्मी की वजह से ही क्या हुआ, बड़ा बड़ा जो ट्रेड रूट होते थे, जैसे सिल्क रूट है, कोल आर्मी ने बोला कि भाई हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से जिसको ट्रेड करना है वो आए जाए, और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, और जब ट्रेड बढ़ेगा तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, आप दूसरी जगह पर जाओगे वो लोग आपके इधर आएंगे। तो आर्मी ने ही ये सब करवाया था। रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन तो है लीडरशिप, राजा अच्छा है तो आर्मी अच्छी है। चंगेज खान वाज अ ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, यानी कि वो ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। सुपीरियर कैलरी, जो आर्मी है उसमें ज्यादातर स्किल्ड हॉर्समैन होते थे, घोड़े चलाने वाले, जो बहुत स्विफ्टली, बहुत तेजी से, बहुत ही आराम से जाते थे, स्मूथली। हॉर्स की वजह से इनको स्पीड और मोबिलिटी मिलती है और एंड्योरेंस भी मिलती है, जो और किसी आर्मी के पास इतनी नहीं थी उस टाइम पे एज कंपेयर। और इफेक्टिव थी बहुत आर्मी। आर्मी की यूनिट्स को डिवाइड किया जाता था 10, 100, 1000, 10,000 आर्मी की यूनिट, कहीं पे 100, कहीं पे 10, तो इस तरीके से डेसिमल सिस्टम था। हर यूनिट का अपना अलग काम था, अपना क्लियर डिसिप्लिन था। और गुप्तचरों का भी यूज किया जाता था, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, स्पाइस का, एजेंट्स का। तो चंगेज खान ने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए अपने दुश्मन की स्पाइस वगैरह भी रखे हुए थे। ठीक है। और टेक्नोलॉजी इनकी बहुत अच्छी थी। मंगोल्स जो है सीज वेपन्स का यूज करते थे, चाइनीज और पर्शियन से ये लेकर आते थे, जैसे कैटापुल्ट्स हो गए और ट्रिब्यूचेट्स हो गए, जिससे कि ये क्या करते थे, फोर्ट्स को सीज करते थे। जो वॉल्ड सिटीज होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, उसको गिराते थे जाके। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये लड़ते थे, ये डर और दहशत का माहौल फैलाते थे अपने दुश्मनों में, ताकि दुश्मन बिना लड़े सरेंडर कर दे। और इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी सिटीज में ये मैसेकर करवा देते थे, मतलब कत्लेआम, लोगों को मरवा देते थे कि अगले वाला खुद समझ जाए कि अगर यहाँ पे आया तो ये कत्ल करेगा। और यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते थे कि मेरिट के बेसिस पे, और वो कितना लॉयल है इसके बेसिस पे उसको आगे प्रमोशन मिलता था, ना कि उसके जन्म के बेसिस पे। फेयरनेस थी भाई, ये चीज बहुत अच्छी लगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज यासा, और इसका रीजन क्या है, इसका मीनिंग कैसे समय के साथ चेंज हुआ। तो यासा का मतलब होता है जो जो लॉ कोड था चंगेज खान के अंडर। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ द मंगोल नोमैड्स एज वेल एज न्यू रूल्स क्रिएटेड बाय चंगेज खान टू ऑर्गेनाइज हिज एम्पायर एंड आर्मी। तो अपने एम्पायर, अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे जो कि मंगोल ट्रेडिशन से ही इंस्पायर्ड थे। इसका मीनिंग चेंज हुआ है समय के साथ साथ। शुरू शुरू में चंगेज खान के टाइम पे यासा का मतलब होता था टू हिज स्पेसिफिक ऑर्डर्स, जो भी चंगेज खान ऑर्डर देता है वो उसी को यासा कहता था। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन में रहने के रूल्स, और लीगल कमांड्स फॉर आर्मी एंड सब्जेक्ट्स, लोगों के लिए। तो
इसमें क्या होता था, ये रूल्स होते थे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पनिशमेंट्स के लिए, सोशल बिहेवियर के लिए, टैक्स वगैरह के लिए। कहने का मतलब है इसने अपने कुछ ऑर्डर दिए हैं जो कि रूल्स बन गए हैं, ठीक है। बाद में जब उसकी डेथ हो गई तो यासा वर्ड जो है वो और ज़्यादा यूज होने लगा सारे लॉज और सारे कस्टम्स और सारे ट्रेडिशंस के लिए मंगोल्स के। तो अलग अलग सक्सेसर्स जब आए तो उन्होंने यासा की अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, यासा का मतलब रूल है, तो रूल क्यों होते हैं, रूल होते हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चले, एम्पायर यूनिफाइड रहे। जब एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क होगा, सभी के लिए कॉमन कानून होंगे, तो एक यूनिटी भी बनेगी भाई देश के अंदर। और रेगुलेटेड सोसाइटी एंड इकोनॉमी, तो यासा के अंदर सारे टैक्स वगैरह के भी नियम थे, जैसे कुबकुर हो गया, और बाकी पनिशमेंट्स हो गई, क्राइम करोगे, प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, मीन्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कह सकते हो। और इससे स्टेबिलिटी आई, जब रूल्स होते हैं तो स्टेबिलिटी आती है। इतना बड़ा एम्पायर है भाई, आसान नहीं होता इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज चंगेज खान, एवेल्युएट द रोल ऑफ चंगेज खान एंड मंगोल्स इन इंटरनेशनल हिस्ट्री। हम जब इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें चंगेज खान का क्या रोल है। तो चंगेज खान का ओरिजिनल नाम तेमुजीन था। 1206 में एक बहुत बड़ी असेंबली हुई थी जिसको कुर्तलई कहा जाता है, जहां चंगेज खान को तेमुजीन से चंगेज खान का टाइटल मिला था, यानी यूनिवर्सल रूलर। उसने सारे के सारे नोमैडिक लोगों को इकट्ठा किया था मंगोलिया के, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। और वो बहुत ग्रेट खान था। का चंगेज खान का रोल क्या है हिस्ट्री में, ये मिलिट्री जीनियस था। इसने मंगोल्स की एक मिलिट्री बनाई, आर्मी बनाई, मैंने आपको बताया अभी इसके यूनिट्स क्या होते थे, ठीक है। हर यूनिट का अपना कुछ काम होता था, और बड़ी बड़ी टेरिटरीज को इसने कैप्चर किया, ये मैंने आपको बता दिया था पीछे। यासा करके इसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। तो बहुत सारे आंसर तो एज इट इज बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ मंगोल्स इन इंटरनेशनल हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट आप लिख लेना कि मंगोल्स ने एशिया और यूरोप को एक ही पॉलिटिकल एंटिटी के अंदर, मतलब ये किया कि यूनाइट किया, है ना, सभी को जोड़ दिया, यूरोप वालों को और इधर उधर वालों को। तो दो तीन सिविलाइजेशंस के बीच में एक ब्रिज बन गया। मान लो ये यूरोप है, इधर चाइना वाइना है, इसको सबको जोड़ दिया मंगोल्स ने, ठीक है। और इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करूं तो मंगोल्स ने सिल्क रूट को कंट्रोल कर लिया, तो इससे क्या है, अच्छा खासा ट्रेड होने लगा। सिल्क, स्पाइसेस, हॉर्सेस और प्रीशियस मेटल्स का ट्रेड वापिस से शुरू हो गया मंगोल्स की वजह से। कल्चरल एंड नॉलेज एक्सचेंज, तो जब भाई ट्रेड होगा तो स्कॉलर्स भी आएंगे जाएंगे, आर्टिसंस, मजदूर वगैरह जो कारीगर है वो भी आएंगे जाएंगे, मिशनरीज वगैरह भी आएंगे जाएंगे। तो साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारी नॉलेज ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल होने लगी। वहाँ के लोग जब आते थे अपनी नॉलेज का ज्ञान लेके इधर आते थे, यहाँ के लोग जाते थे ज्ञान लेके उधर जाते थे, ज्ञान का भी इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और रिलीजन, मंगोल्स जो है वो कोई एक रिलीजन में नहीं मानते थे, वो बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सबको एक साथ रहने के लिए अलाउ करते थे। और मंगोल्स को अगर मैं आपको बताऊं कि वाइल मंगोल्स प्रमोटेड एक्सचेंज, देयर इन्वेजन्स आल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन। इनके इन्वेजन्स की वजह से बहुत जगह तोड़फोड़ हुई, कत्लेआम हुए, बहुत जगहों की पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ओपन किया कुछ रूट्स को, जो बाद में धीरे धीरे यूरोपियंस भी आए और वो भी ट्रेड करने एशिया से जुड़ गए। तो मंगोल्स का ही कंट्रीब्यूशन था इसमें। अब चैप्टर 4 है हमारा, जो मैं आगे आपको स्टार्ट कराऊंगा। चैप्टर 4 है द थ्री ऑर्डर्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ क्रिश्चियन मॉन्क इन अ मोनेस्ट्री ड्यूरिंग मिडेवल यूरोप। तो मिडेवल यूरोप के टाइम पे जो मॉन्क्स होते थे, ठीक है, जो मोनेस्ट्रीज में रहते थे मॉन्क्स, की लाइफ कैसी होती है वो आपको बताना है। मोनेस्ट्रीज को एबे भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने वाले क्रिश्चियंस लोग आते थे। और ये जो मोनेस्ट्रीज होती थी ये टाउन, शहरों से बहुत दूर बनाई जाती थी, गांव से, ठीक है, ताकि वो शांति से रह सके, स्पिरिचुअल लाइफ जी सके। कुछ फेमस एग्जाम्पल बताऊं मोनेस्ट्री की, तो बेनेडिक्ट्स एबे है जो कि इटली में है, क्लूनी मोनेस्ट्री है जो फ्रांस में है, ठीक है। और जो भी मैन, जो आदमी इस मोनेस्ट्री में रहेगा उसको मॉन्क कहा जाता था, ठीक है। और जो विमेन यहाँ पे रहती है उनके लिए अलग से बनाया जाता था एक मोनेस्ट्री, को नन कहा जाता है, ठीक है। मॉन्क और नन, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, अगर आपको अंदर रहना है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। और मॉन्क्स जो होते थे वो मोनेस्ट्री में लाइफ टाइम के लिए रहते थे,
और वो शादी नहीं कर सकते हैं, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उनकी डेली लाइफ शुरू होती थी प्रार्थना करना, पढ़ाई करना, है ना, और थोड़ी बहुत खेती भी वो करते थे। उनका डेली रूटीन यही होता था कि वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, मंत्र जाप करते थे, रीड करते थे अपने स्क्रिप्चर्स को, फिर वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखते थे, पढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद फार्मिंग, कुकिंग और क्लीनिंग, साफ सफाई, ये सारा काम उनका डेली रूटीन का पार्ट था। तो दो तरीके के मोनेस्टिक कम्युनिटी होती है, ट्रेडिशनल और फ्रायर। ट्रेडिशनल वो लोग होते हैं जो एक जगह पर टिक कर रहते हैं परमानेंटली। फ्रायर वो लोग होते हैं जो मॉन्क, एक जगह नहीं रहते, वो अपना ज्ञान घूम घूम कर हर जगह पर देते हैं। ठीक है, हु वर नाइट्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना है लॉर्ड एंड नाइट्स के बीच में क्या रिलेशन होता था। तो नाइट्स कौन होते थे, ये स्किल्ड लोग होते थे, जो कैलरी होती थी, जो सोल्जर्स होते थे, जो कि फेंसिंग वगैरह करते थे, ऐसे ही वो तलवारबाजी चला के ऐसे मारते थे। ठीक है, और पीजेंट सोल्जर्स वर वीक, क्योंकि पहले क्या होता था, लगातार वॉर्स हो रही थी, है ना, लोकल वॉर्स हो रही थी। तो पहले क्या होता था, पीजेंट्स को ही सोल्जर बना के लड़वाया जाता था, ये बहुत वीक होते थे। तो ऐसे में प्रोफेशनली ट्रेंड फाइटर्स हमें चाहिए थे। नाइट्स लोग कौन है, जो डेली प्रैक्टिस करते थे फेंसिंग की, हॉर्स राइडिंग की, बैटल लड़ने की, तो इनको रखा गया। नाइट्स को क्या कहा गया, ये लॉर्ड के वेसल्स हैं, यानी कि एक वेसलेज सिस्टम होता है, सबसे ऊपर किंग है तो उसके नीचे नोबल्स हैं, तो उसके नीचे नाइट्स हैं। जो जो नोबल्स हैं वो किंग के वेसल्स हैं मानेंगे, और जो नाइट्स हैं वो लॉर्ड के जो है वेसल्स हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये हो गई। वेसलेज सेरेमनी होती थी चर्च में, जहाँ पे नाइट्स को बुलाया जाता था, भाई कसम खा कि तो मेरे लिए लॉयल रहेगा, मेरा काम करेगा, बाइबल पे हाथ रख के। और बदले में जो लॉर्ड है वो प्रॉमिस करता था, मैं तुझे जमीन दूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुझे खाना दूंगा। तो लॉर्ड का मतलब यही होता है जो आपको खाना दे, तो लॉर्ड वर्ड यहीं से आया। ठीक है, बट वॉज द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में जब फ्यूडलिज्म चल रहा था, तो यहाँ पे जो किसान होते हैं उनकी क्या कंडीशन थी, तो मेजोरिटी में यही लोग थे, जो पीजेंट्स लोग हैं इनकी मेजोरिटी है पॉपुलेशन में, और दे सपोर्टेड बोथ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी। एक किसान किस किस को सपोर्ट करता है, एक किसान क्लर्जी यानी कि जो संत महात्मा होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, एक किसान लॉर्ड्स को भी सपोर्ट करता है। तो दो तरीके के पीजेंट्स हैं, किसान हैं, फ्री पीजेंट्स जो आज़ाद हैं, जिनके छोटे मोटे खुद के प्लॉट हैं, जो कि टैक्स देते हैं, उस ज़मीन का किराया देते हैं, जब मर्जी वो छोड़ के जा सकते हैं और फ्रीली कहीं भी किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है सर्फ। सर्फ वो लोग हैं जो फ्री नहीं है, जो अनफ्री हैं। ये वर्ड निकला है, सर्फ वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है सर्व करना। तो ये लॉर्ड की ज़मीन पे काम करते हैं, ये उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। मेनर क्या है, एक ज़मीन है जो लॉर्ड के अंडर आती है, तो वो लेबर सर्विसेज इसको देनी ही देनी है, मतलब इनको कोई भी राइट नहीं है छोड़ के जाने का। इकोनॉमिक लाइफ की अगर बात करूं तो किसान ज़्यादातर खेती करना, प्लॉइंग करना, बीज बोना, कटाई करना, इसी में इनका टाइम जाता है। और ये अपने ही लिए खाना नहीं उगाते हैं, ये क्लर्जी और नोबल्स के लिए भी खाना उगाते हैं, और एक टैक्स भी देते हैं जिसको टीथ कहा जाता है। 1/10 ऑफ इनका जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 1/10 हिस्सा चर्च के पास जाता है। और बहुत मुश्किलों में जीते हैं, छोटे छोटे गांव में सिंपल से इनके घर होते हैं, लॉर्ड के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। जब अगर इन्वेजन हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लिमिटेड इनके पास राइट्स होते हैं अपने, ठीक है, और मतलब ज़्यादा राइट्स भी नहीं। बाद में क्या हुआ, एक महामारी आई ब्लैक डेथ नाम से, तो पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, तो लेबर की शॉर्टेज हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ, जो थोड़े बहुत पीजेंट्स थे वो डबल दिहाड़ी मांगने लग गए। अब पॉपुलेशन कम हो गई, कई सारे पीजेंट्स मर गए, तो लॉर्ड्स ने क्या करा, ट्राइड टू इम्पोज ओल्ड फ्यूडल लेबर सर्विसेज अगेन। लोगों ने मतलब लॉर्ड्स लोगों ने फोर्स करने की कोशिश करी पुराने तरीके से जैसे वो करते थे, पर पीजेंट्स लोगों ने बोला हम नहीं मानेंगे अब, तो पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिए। जैसे फ्लैंडर में 1323 में रिवोल्ट हुआ, फ्रांस में 1358 में रिवोल्ट हुआ, इंग्लैंड में 1381 में रिवोल्ट हुआ। तो किसानों ने आवाज उठाना शुरू कर दी थी। ठीक है, बाद में कंपेयर द कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर अ फ्रेंच सर्फ एंड रोमन स्लेव, ये क्वेश्चन भी आता है। तो रोमन स्लेव्स की अगर बात करूं लीगल स्टेटस, तो इनके पास, रोमन स्लेव्स के पास लीगल फ्रीडम नहीं होती थी। एंड कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर्स, यानी कि ये अपने जो मालिक होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी माने जाते हैं। इनको खरीदा और बेचा जा सकता है, जो स्लेव्स होते हैं, और इनको पनिश किया जा सकता है। सर्फ लोग जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, पर इनको किसी की प्रॉपर्टी नहीं माना जाता।
दे वर टाइड टू द लॉर्ड्स लैंड, ये सिर्फ लॉर्ड की जमीन पे ही बंध कर काम करते थे और ये जमीन छोड़कर नहीं जा सकते हैं बिना लॉर्ड की परमिशन के। काम की बात करें तो जो रोमन स्लेव्स होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, वर्कशॉप्स में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत थका देने वाला काम इनसे करवाया जाता है, ब्रूटल, बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन जो सर्फ लोग होते हैं वो छोटे छोटे खेतों पर, जमीन पर लॉर्ड की वहां काम करते हैं और अपना ये टैक्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है, जो भी इनका प्रोडक्शन वगैरह होता है। राइट्स की बात करें तो रोमन स्लेव्स जो होते थे इनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, जीना है या मारना है ये इनका मालिक डिसाइड करता था। सिर्फ थोड़े बहुत होते थे जो बाद में फ्री कर दिए जाते थे, लेकिन ज्यादातर बॉन्डेज यानी कि बंदी बनकर ही रहते थे। लेकिन जो फ्रेंच सर्फ लोग होते हैं इनके पास लिमिटेड राइट्स होते थे, बट वर एंटाइटल टू लॉर्ड्स प्रोटेक्शन, यानी कि ये सीधे सीधे लॉर्ड से कनेक्टेड है, लॉर्ड ही इनकी प्रोटेक्शन करता है और इनको आप कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द लैंड, आप इनको ये नहीं कर सकते कि जैसे वो स्लेव्स को खरीद बेच रहे हो, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। फैमिली लाइफ की बात करूं तो जो रोमन स्लेव्स होते हैं कि फैमिलीज बहुत अनस्टेबल होती थी, सिंस मास्टर्स कुड सेपरेट देम बाय सेलिंग, मान लो ये एक फैमिली है तो इनका मालिक इनको दो को बेच सकता है किसी और को, तो ये तो फैमिली टूट गई इनकी, है ना। लेकिन सर्फ लोग जो होते थे ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे गाँव में और ये जमीन से जुड़े हुए हैं तो फैमिली सारी साथ रहती थी, यूनाइटेड रहते थे। और अगर मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आए ओवर द टाइम, तो रोमन स्लेव्स होते हैं जब वॉर्स कम होने लगी फर्स्ट सेंचुरी सी में तो स्लेव्स की सप्लाई भी कम हो गई, ऐसे में बहुत सारी स्टेट शिफ्टेड टू वेज लेबर, बहुत सारी जो जगहों पर दिहाड़ी मजदूरों का काम शुरू हो गया, मैंने आपको पढ़ाया अभी पीछे। लेकिन आफ्टर 14th सेंचुरी क्राइसिस, जब प्लेग, महामारियां, लड़ाई झगड़े, लेबर शॉर्टेज जब बहुत ज़्यादा हुई तो दिहाड़ियाँ बढ़ गई, तो सर्फ लोग जो होते थे रेजिस्टेड ओल्ड फ्यूडल ऑब्लिगेशन, इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, रिवोल्ट्स करे जो मैंने अभी आपको पीछे बता दिए हैं, तो ये चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द कैथेड्रल टाउन्स इन फ्रांस कम इनटू एग्जिस्टेंस, कैथेड्रल टाउन्स क्या होते हैं, ये कैसे बने हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 11th सेंचुरी का टाइम था जब रोम का फॉल हुआ, बहुत सारे टाउन्स डिक्लाइन हो गए थे। 11th सेंचुरी के बाद से टाउन्स रिवाइव करने लगे क्योंकि अनाज उगने लगा, मेले लगने लगे, ट्रेड वगैरह बढ़ा धीरे धीरे। चर्च का बहुत बड़ा रोल है, जो कैथोलिक चर्च है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था मिडेवल फ्रांस में, चर्च की बात हर कोई मानता था। तो जो बिशप है बहुत बड़ा लीडर होता है चर्च का, उसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी और बिशप लोग बड़े बड़े चर्च बनवाते थे जिनको कैथेड्रल कहा जाता था। बड़े शहरों में बड़े बड़े चर्चेस बनाए जाते थे, तो कैथेड्रल एक सेंटर बन गया। बड़े बड़े कैथेड्रल जो चर्च होते थे वहाँ पे मार्केट लगती थी, बाजारें होती थी, ऑफिस वगैरह वहाँ पे बनने लगे, लोग सेटल होने लगे आसपास वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उनको सिक्योर फील होता था, सर्विसेज मिल जाती थी, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल जाती थी भाई चर्च से। धीरे 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 जो ये कैथेड्रल वाला एरिया था ये टाउन में बदल गया और इसको कैथेड्रल टाउन कहा गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई और ये रिलीजियस हब बन गया, ट्रेड का हब बन गया। तो रिलीजियस और ट्रेड का जब हब बन गया तो अर्बन लाइफ आप कह सकते हो बहुत अच्छी थी जो कैथेड्रल टाउन्स होते थे यहाँ पे। डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द 11th सेंचुरी इन यूरोप। 11th सेंचुरी यूरोप में क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव आया? सबसे पहले एग्रीकल्चरल टूल्स और मेथड्स में बहुत बड़ा बदलाव आया। यूज ऑफ द हैवी प्लो, ठीक है, जो हल होता है ना पहले हल्का होता था, अब भारी वाले हल का यूज होना स्टार्ट हो गया जिससे और ज्यादा डीप डिगिंग हो सकती है, खुदाई हो सकती है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉर्स कॉलर एंड हॉर्स शूज, ठीक है, जो घोड़े के शूज होते हैं और जो घोड़े को पहनाए जाते हैं वो, ठीक है, अब उनको पहनाया जाने लगा। और ऐसे में क्या होता था कि हॉर्सेस जो होते थे वो खेतों में बहुत तेजी से खेती कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ 3 फील्ड सिस्टम, हुआ क्या, एक जमीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, 1 2 3, और एक फॉर स्प्रिंग की क्रॉप और एक को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से एक फॉर ऑटम की क्रॉप। तो ये सीजन के हिसाब से एक खाली छोड़ दिया और 2 क्रॉप्स चल रही हैं, ये हुआ। वाटर एंड विंड एनर्जी, यानी कि बड़ी बड़ी वाटर मिल्स और विंड मिल्स लगाई गई जिससे एनर्जी बनाई गई हवा और पानी से, और इससे क्या होता था, अनाज को ग्राइंड करने में, अंगूरों को प्रेस करने में, वाइन बनाने में यूज होने लगी एनर्जी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े कैसल्स बनाए गए, पत्थर की दीवारें मजबूत मजबूत बड़ी बड़ी बनाई गई। नाइट्स लोग जो थे वो और इम्प्रूव हो गए, उनके आर्मर, शील्ड, वेपन्स, बहुत सारी चीजें आ गई उनके पास, ठीक है।
तो ये सब और अच्छा हो गया, इफेक्टिव हो गया। और 11वीं सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है द राइज ऑफ रोमानेस्क आर्किटेक्चर, यानी कि मोटी मोटी दीवारें आर्क वाली चर्च वगैरह में, कैथेड्रल वगैरह में, यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा चेंज आया। और बाद में इसी को गॉथिक स्टाइल कहा गया, जहां पे ऊंची ऊंची ऐसे ऐसे मीनारें बनाई जाती थी, ठीक है, जो चर्च की मीनारें होती थी। ये सारी बातें हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से, आप ये कर लो, आपका लगभग एग्जाम यहीं से आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।